नमस्कार दोस्तों। ये तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आज इस कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बट ये प्राइस इंक्रीज एक्चुअल में होता क्या है एंड ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या है, इसी को आज हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो है आपका इन्फ्लेशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसके इंडाइसेस हैं, जिसमें आपके दो इंडाइसेस हैं, आपकी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। इन सबको इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। जनरल लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो जब प्राइसेस इंक्रीज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। सपोज कोई कमोडिटी थी जो कि 100 रुपए की थी आपकी 2019 में, 2020 में वो बढ़कर 110 रुपए की हो जाती है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल के पीरियड के अंदर कमोडिटी की प्राइस जो है वो 10 रुपए बढ़ी। तो दिस इज योर इन्फ्लेशन। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं। सपोज अगर मैं यही एग्जांपल लूं कि अगर कोई कमोडिटी की प्राइस है, वो इंक्रीज हो जाती है 100 रुपए से लेकर वो बढ़ जाती है आपकी 110 रुपए हो जाती है, तो आपका इंक्रीज कितना हुआ, 110 माइनस 100, 10 रुपए आपके 100 रुपीज के ऊपर। तो आपके कितना हो गया, 10% इसका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट है, विद एग्जांपल हम लोग और आगे डिटेल में देखेंगे, जहां इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। बेसिक बात की जाए तो इन्फ्लेशन क्या है, आपकी जनरल प्राइसेस की राइज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। नाउ नेक्स्ट कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गई। तो डी का मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट डिफ्लेशन, प्राइसेस घट गई। यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। यानी कि जब प्रोडक्ट, क्या हम लोगों ने अभी तक देखा कि परसेंटेज इंक्रीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। यानी कि कोई चीज है वो 1% इंक्रीज हो रही है प्राइस की, 2% इंक्रीज हो रही है, 0% इंक्रीज हो रही है, यानी कि देयर इज नो इन्फ्लेशन। सपोज एक कमोडिटी की प्राइस पिछले साल भी 100 थी, इस साल भी 100 है, यानी कि आपका इंक्रीज कितना है, 0%। अगर वही कमोडिटी की प्राइस 90 हो जाती है, यानी कि आपका प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, आपका इन्फ्लेशन जो है वो अब क्या है, नेगेटिव में चला गया है। तो यानी कि डिफ्लेशन कब होता है, जब इन्फ्लेशन की रेट जो होती है वो आपकी 0% से नीचे हो जाए। यानी कि डिफ्लेशन कब होगा, जब इन्फ्लेशन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। आगे समझ में आते हैं हम लोग डिस इन्फ्लेशन के ऊपर। दो कॉन्सेप्ट हम लोग ने देख लिए, एक बार जब प्राइसेस बढ़ती हैं, एक बार जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं। अब देखते हैं डिसइंफ्लेशन क्या होता है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट कम हो गई है, यानी कि गुड्स एंड कमोडिटीज जो है, आपकी जो सर्विसेज है, उनकी प्राइस बढ़ तो रही है, लेकिन वो जिस स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है, जिस परसेंटेज से पहले वो बढ़ रही थी, वो क्या हो गया है, अब धीरे हो गई है। सपोज अगर एक इन्फ्लेशन था वो पहले 10% था, इस साल वो 8% रह गया है, फिर वो हो गया 5%। यानी कि आपका इन्फ्लेशन तो हो रहा है, यानी कि हर साल प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनको बढ़ने का जो रेट है वो क्या हो चुका है, हमारा डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेक्शन दोनों टर्म्स को हम लोग इकोनॉमी में इतना वाइडली यूज नहीं करते हैं, ये सब गवर्नमेंट टर्म्स है, उनमें यूज किया जाता है। मेजरली अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन घट रहा है, हम ये दो टर्म्स ही यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, कि भाई अब इन्फ्लेशन इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट क्या है, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, कि प्राइसेस का हम लोगों के क्या लाइफ में इम्पैक्ट है। तो एक मेजर चीज जो इन्फ्लेशन की वजह से होती है वो होती है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी कैसे डिक्रीज होगी, विद एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कोई पर्सन है ए, ठीक है, उसके पास है 100 रुपए। कितने रुपए हैं उसके पास, 100 रुपए। वो गया मार्केट में, मार्केट में खरीदना था उसको बनाना, क्या खरीदना था उसको, केले। केले कितने रुपए के मिल रहे थे, 10 रुपए का एक केला मिल रहा था। ठीक है, तो अब इसके पास 100 रुपए है, एक के पास 100 रुपए है, तो बनाना खरीदने गया तो उसको कितने बनाना मिलेंगे, 10। 10 केले उसको मिलेंगे 100 रुपए के अंदर। कब की बात है, 2019 की बात है। अब एक साल हो जाता है, 2020 आ जाता है, फिर वही पर्सन ए 100 रुपए लेकर वापस केले खरीदने जाता है। इस टाइम केले की प्राइस जो है वो हो चुकी है 20 रुपए। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई ओवर द ईयर ऑफ टाइम में। अब प्राइस हो चुकी है आपकी 20 रुपए, लेकिन उसके पास तो 100 रुपए ही है। तो जब वो 100 रुपए से 20
रुपए के केले खरीदने जाएगा 20 रुपए एक केले के, तो उसको कितने मिलेंगे? 5 केले ही मिलेंगे। यानी कि जहां 100 रुपए में उसको पिछले साल 10 केले मिल रहे थे, इस साल उसको कितने केले मिल रहे हैं? सिर्फ 5 केले मिल रहे हैं। यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी था, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू पहले जहां 10 केले बराबर थी, अब वो क्या हो चुकी है? 5 बनाना के बराबर ही रह चुकी है। यानी कि आपकी वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। जो इंसान पहले ज्यादा चीज खरीद सकता था, अब वो उस चीज को क्या कर रहा है? कम चीज खरीद पा रहा है। अब आ जाते हैं लेंडर्स और बोरोवर्स के केस में क्या रहता है। तो इस केस में लेंडर्स जो रहते हैं, इफेक्ट इन्फ्लेशन, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लेंडर हमेशा नुकसान में रहता है। कैसे समझते हैं? सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ठीक है, ए ने बी को पैसे दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। बोला कि मैं साल भर का 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 रुपए बनेगा इंटरेस्ट। अब जो बी है वो अगले साल इसको 110 रुपए लौटा देता है। ठीक है, आपका आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट दोनों मिलाकर उसने क्या किया? ए को लौटा दिया। लेकिन अब ए किस मुसीबत हो गई भाई? ए जहां पिछले साल में 100 रुपए में 10 बनाना खरीद पा रहा था, अब 110 रुपए, उसके 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए उसकी इनकम तो बढ़ गई, लेकिन उसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई। जहां पहले वो 10 बनाना खरीद पा रहा था, अब वो कितने? 5.5 केले ही खरीद पा रहा है। अब क्या होगा? 5.5 केले ही खरीद पाएगा। 5.5 कैसे? 110 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि अब केले की प्राइस तो बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? उसके हैंड में क्या हो गया? नुकसान हुआ। आया है यहाँ पर समझ में? हम एज एन इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें क्या इम्पैक्ट है? तो भाई हम लोगों की जो सैलरी है, जो हम लोगों की इनकम है, वो तो फिक्स रहती है। भाई आपकी सैलरी फिक्स है, पेंशन फिक्स है, लेकिन जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी है और जो आपकी सर्विसेज है, उनकी प्राइसेस तो बढ़ती जा रही हैं। अब जिस रेट पे वो इंक्रीज हो रही है, क्या उस रेट पे हर साल हम लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है? तो नहीं। यानी कि अब आपकी इनकम तो लिमिट होती जा रही है, लेकिन आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से हम लोगों की क्या होती है? परचेसिंग पावर जो हो रही है वो कम हो रही है। अब हम सेम पैसे के अंदर कम चीजें खरीद पा रहे हैं। आया समझ में? ये आपको पूरा इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पूरा चीजें समझ में आ गई? आते हैं, ये देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है। इन्फ्लेशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? दो इंडाइसेस हैं इसको कैलकुलेट करने के। दो इंडेक्स होते हैं, एक आपका WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल से आपको क्या समझ में आता है? होलसेल का मतलब जैसे हम लोग होलसेल में सामान खरीदते हैं, तो भाई होलसेल में जो सामान जिस प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने सोल्ड करी है, कहाँ पर? होलसेल रेट में, होलसेल बिजनेस से अदर बिजनेसेस को, उसमें जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? WPI कंसिडर करते हैं। अब इसको कौन पब्लिश करता है? इसको आपको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन WPI को हम लोग इतना पहले वाइडली यूज करते थे, लेकिन अब आपका जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो इसको यूज नहीं करता है। फिर इसका क्या रीजन है? मेरी बात की जाए, आपकी बात की जाए, हम इंडिविजुअल्स की बात की जाए अपने आसपास, तो हम लोग हर चीज कोई होलसेल में खरीदने तो जाते नहीं है। हम लोगों को तो रिटेल में मिलती है, जो फाइनल रिटेलर होता है हम लोग तो उससे खरीदते हैं प्राइस। तो हम लोगों को इस होलसेल प्राइस में थोड़ा ना चीज मिल रही है, हम लोगों को तो रिटेल प्राइस पे मिल रही है। तो होलसेल प्राइस पे अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं होता है। अब होलसेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या कंसिडर किया जाता है? तो 2017 के अंदर बेस ईयर को 2004 से बदल के 2011-12 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके WPI से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो ये बनता है कि WPI को कौन पब्लिश करता है? आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है। भाई इसमें बेस ईयर क्या है? आपका 11-12 है। और WPI का मतलब किस पे कैलकुलेट होता है? आपकी होलसेल प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। आ जाते हैं अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर यानी कि हम जिस प्राइस पे चीजें खरीदते हैं, यानी कि रिटेल लेवल पे जो चीजें बेची जा रही हैं, उनमें अगर कुछ चेंजेस आता है, सपोज अगर हम लोगों को एंड में प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है, वो बढ़ के 110 रुपए हो गया है, ये जो चेंज हो रहा है 10 रुपए का, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं किसके? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कैलकुलेशन के अंदर। इसको कौन रिलीज करता है? आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसको रिलीज करता है, इस डेटा को। और इसको 4 तरीके के CPIs जो है उनको कैलकुलेट किया जाता है। एक तो आपको कैलकुलेट किया जाता है आपका CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एक होता है आपका एग्रीकल्चर लेबर के लिए, एक होता है आपका रूरल
लेबर्स के लिए। ये जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं ये तो आपका लेबर ब्यूरो करता है। कौन करता है? आपका लेबर ब्यूरो। देन एक आ जाता है आपका सीपीआई जो कि कंबाइंड होता है रूरल और अर्बन एरिया के लिए। इसको कैलकुलेट करता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इनके बेस ईयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सीपीआई जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए यूज होता है। इसको जनरली डीए कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसको डीए कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका बेस ईयर है आपका 2001। 2000 इसका बेस ईयर है और ये सबसे ओल्डेस्ट सीपीआई है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट सीपीआई कौन सा है तो वो है आपका सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देन आ जाता है आपका एग्रीकल्चर लेबरर्स यानी कि गांवों के अंदर रूरल रीजन्स जो है वहां पर एम्प्लॉयमेंट वेजेस क्या है उसको कैलकुलेट करता है आपका सीपीआई फॉर एएल। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है आपका 86 87 एंड सिमिलरली आपका रूरल लेबरर्स के लिए भी सेम बेस ईयर है। फिर आपको जो कंबाइंड सीपीआई है आपका वो सारी चीजों को देखता है, रूरल अर्बन इन सबको कंबाइनली एक साथ देखता है। इसका बेस ईयर है आपका 2012। क्या है इसका बेस ईयर? 2012। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो ये कि कौन निकालता है, दूसरा कि भाई इनके बेस ईयर क्या है और किसका कौन सा यूज है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये सब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्टैगफ्लेशन और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।